देखेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटोप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्पेक्ट्रा पर, कि कोई भी आइसोटोप अगर लग जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो उसके स्पेक्ट्रम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इनर्जी गैप में जो बैंड्स दिखते हैं हमको, जैसे रोटेशनल में बैंड्स दिखते हैं ऐसे, तो इनके बीच कांस्टेंट डिफरेंस होता है 2b 2b। तो क्या ये 2b 2b रह जाएगा? अगर हम मान लें कि HCl के लिए हमने देखा जिसमें क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, अगर क्लोरीन के दो, एक 17Cl37 17Cl35, इन दोनों को देखा जाए, या हम CO का ले लें, कार्बन एक बार 13 हो और एक बार कार्बन 12 हो, तो दोनों केसेस में इनके मास नंबर का इफेक्ट क्या आएगा? जनरली इसके मास का इफेक्ट शो करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, देखते हैं आगे। देखिए, अब चाहे तो इसको ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं सभी लोग, आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो बस रिवीजन पर्पज के लिए भी रहती है। आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, और इसको ऐसे भी पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन on rotational spectra of a heteroडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो करता है हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। ऐसे कोई मॉलिक्यूल हम नहीं ले सकते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल नहीं शो करता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, या तो ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता हो, या डाइपोल मोमेंट कंटिन्यूअसली वेरी करता है विद टाइम पर। एक कर्व ऐसे प्लॉट किया जाता है कि रोटेशनल, जैसे कोई मॉलिक्यूल होता है तो ऐसे इसका रोटेशन करवाते जाते हैं, ऐसे फिर ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है, तो एंगल्स पर रोटेशन होता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू रेगुलर चेंज होता रहता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रोसेस करते हैं वो लोग, शो करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सब जानते हैं, क्योंकि जो लेवल्स होते हैं रोटेशनल के इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल के बीच में होते हैं। हमने पहले देखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इनके बीच में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, और इन वाइब्रेशनल में रोटेशनल लेवल्स होते हैं। बहुत मतलब कि इसके लिए बहुत कम एनर्जी हमको देनी पड़ती है, और जिसकी एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा। चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। हमने पढ़ा कि वेव नंबर सेपरेशन, वेव नंबर सेपरेशन डेल्टा न्यू बार हमने कहा, इसकी वैल्यू 2b हम पहले से काउंट कर चुके, आप देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उस समय हमने देखा था कि 12 CO का हम एग्जाम्पल ले लें, एक तरफ ले लेते हैं
13Cu, या इसको ही चेंज कर दीजिए, हम HCl ले लेते हैं, इसमें 17 ले ले, 17 35 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए HCl 37। तो ही देखना इसमें मास नंबर हम दोनों का बड़ा लिखे हैं और इसका छोटा लिखे। क्यों लिखे हैं इसका वजह हम भी समझ लेंगे। क्योंकि B की वैल्यू होती है, B इज रोटेशनल कांस्टेंट, और डेल्टा न्यू बार की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और B की वैल्यू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ये रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और इसमें रोटेशनल कांस्टेंट है क्या, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, C हम जानते हैं कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, अब h भी प्लांक कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट ही है। अब वेरिएबल चीज क्या है, I दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो इसको कह सकते हैं 2h अपॉन 8 पाई स्क्वायर C, और हम चाहें 1 अपॉन I लिखना चाहें किसी भी। अगर हम जनरल मॉलिक्यूल में लें तो I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr स्क्वायर, मास इनटू द पॉइंट ऑफ द रोटेशन की डिस्टेंस। अगर कोई यहाँ मास है, यहाँ इस एक्सिस के अराउंड मुझे रोटेशन करवाना है, ये r डिस्टेंस होती थी, तो हम ऐसे कर देते थे कि mr, लेकिन वेरियस नंबर ऑफ मास हो, यानी कि एक मास नहीं है, कई ठो मास है, कई ठो मासेस रहेंगे, तो उनके लिए रिड्यूस्ड मास का प्रयोग किया जाता है। तो I की वैल्यू μr स्क्वायर, μr या r0 इज नथिंग बट इट इज अ बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। किसी भी एटम्स के बीच में अगर कोई दो एटम है तो इनके दोनों न्यूक्लियस के बीच को डिस्टेंस को कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ या इसी को कहते हैं हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस, दोनों चीज कहते हैं। ये बॉन्ड लेंथ होती है r0। तो ये r0 तो किसी भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए HCl है, इसमें बॉन्ड लेंथ एक फिक्स है, इसमें बॉन्ड लेंथ फिक्स है। हम एक जनरल क्राइटेरिया को सेट करेंगे कि बॉन्ड लेंथ को लेकर देखना नहीं, क्योंकि हमें म्यू से मतलब है या तो मास से मतलब है। म्यू चेंज होगा, देखिए म्यू कैसे चेंज होगा। म्यू जो होता है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास म्यू इज इक्वल टू, अगर 2 मास सिस्टम है तो m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास का फार्मूला होता है। हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूस्ड मास इसके लिए और इसके लिए। हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं HCl 35 और HCl 37 है क्या, क्लोरीन का आइसोटोप। हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी छोड़ देंगे, हम इनके आइसोटोप पर चर्चा करेंगे। जो आइसोटोपिक इफेक्ट ये में पढ़ना है, हम पहले ही हेडिंग को देख चुके हैं कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, अगर सब्स्टिट्यूट किया यही तो हुआ। जहाँ क्लोरीन था जिसका मास नंबर 35 था, यहाँ क्लोरीन है जिसका मास नंबर 37 है, बस यही तो डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसके लिए रिड्यूस्ड मास U इज इक्वल टू m1 into m2 अपॉन m1 प्लस m2 से कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लें इसके लिए हम म्यू Cl 35 है तो एक नोटेशन कर दिया जाए कि इसके लिए म्यू 35 रख लीजिए और इसके लिए म्यू 37 रख लीजिए। ये आपके जनरल नोटेशन के लिए आप रिमेंबर कर सकते हैं ऐसे भी इजीली कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें लगाएंगे इसका मास, अगर हाइड्रोजन होने चाहिए ना, हम कहेंगे कि दोनों का अगर आइसोटोप लिए तो ले सकते हैं भाई, हाँ, लेकिन इन दोनों को भी चेंज करिए या तो इन दोनों को चेंज करिए। तो सेम टू सेम ये पॉइंट है कि इसमें अगर एक रख रहे हैं इसका मास तो इसमें भी एक रखें। कभी तो वन चलो हाइड्रोजन का आइसोटोप भी रखा जा सकता है, उससे भी आप देख सकते हैं। पहले हम एक एक आइसोटोप का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, न कि दोनों का करा रहे हैं। दोनों को चेंज करें, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएंगे तो उनका भी अलग ही स्पेक्ट्रा आएगा, किसी तरह से उसको भी शो कर रहे हैं। लेकिन पहले केवल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं एक का, दोनों का नहीं। अब देखिए इसके लिए रिड्यूस्ड मास निकालिए। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, क्लोरीन का मास नंबर 35 और क्लोरीन का मास नंबर 37। मास नंबर से कैलकुलेट करेंगे मास नंबर और उस हिसाब से हम रिड्यूस्ड मास निकाल लेंगे। m1 into m2, तो इसमें m1 मान लीजिए इसको या m1 मान लीजिए इसको, किसी को मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटीज है, तो 1 into 35 अपॉन 1 प्लस 35 और यहाँ भी हो जाएगा
1 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 37। इसमें देखेंगे ये जो म्यू 35 की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 36, ठीक, और ये हो जाएगी 37 डिवाइडेड बाई 38। ये है ना। तो इसमें देखना आपको दोनों में ऐसा डिफरेंस तो एक एक का है, यहाँ भी तो एक एक का है, लेकिन बस थोड़ा सा है इफेक्ट। इसमें क्यों आइसोटोपिक इफेक्ट बहुत कम आया, देख रहे हैं कि इसमें भी 0.1 के करीब करीब कुछ वैल्यू आएगी पहले, फिर इसमें भी वैसे ही आएगी, यानी कि जनरली पॉइंट में ही वैल्यू आनी है। तो लगेगा कि एकदम ये जो लेवल आ रहे हैं हमारा, इसके लिए पहले हमने सोचा चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है तो ये पहले कांस्टेंट रही होगी, हमने पहले अगर इसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो इसमें ऐसे लेवल्स रहे होंगे जो लेवल्स कांस्टेंट रहे होंगे, ये लेवल्स कांस्टेंट रहे होंगे। लेकिन जो ही इसका मास नंबर बढ़ा तो ये लेवल्स अपने क्लोज आने लगते हैं। तो अगर ग्राउंड लेवल है 0 का 1 का 2 का 3 का, तो हमने ऐसा लगा कि इसके बीच का जो सेपरेशन है 2b, दैट इज 2b, यानी कि वेव नंबर सेपरेशन हमको 2b दिख रहा है, यानी कि हम स्पेक्ट्रा देख पा रहे हैं, कुछ भी देख पा रहे हैं लेकिन देख पा रहे हैं। अगर एक इसके ही लेवल से थे तो जो मास बढ़ता है तो मास बढ़ने की वजह से ये वैल्यू जो 2b से थोड़ा श्रिंक कर जाती है, ऐसे आप देखेंगे हो क्या रहा है, लग रहा है टनलिंग इफेक्ट की तरह ग्राफ आ रहा है, नहीं है वो नहीं। ये लेस देन 2b से हो गया, ये जो गैप आ रहा है हमें ये मिल रहा है लेस देन 2b, लेस देन 2b, ये भी लेस देन 2b, लेस देन 2b, ये हमारा इफेक्ट होगा इसको। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने लिखा था, उसके लिए भी शो कर सकते हैं। देखते हैं इसमें है क्या, कुछ नहीं हुआ, ये जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है हमारी कैसे घट रही है मास नंबर की इंक्रीज से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे हम कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमने देखा कि वेव नंबर सेपरेशन जो था 2b, और 2b क्या है, 2b की वैल्यू है, यानी कि डेल्टा न्यू बार ही जो वेव नंबर सेपरेशन है यही तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ म्यू की है। ये तो कुछ नहीं है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर इसको कांस्टेंट मान लें, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माने तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई थी, और आई जो है कि म्यू आर 0 स्क्वायर के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा न्यू बार जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू का, यानी म्यू बढ़ेगा, अगर म्यू बढ़ेगा तो हमारी वेव नंबर सेपरेशन घटेगी, यानी कि देखिए घटी है, ये गए थोड़ी 2b से कम आ गई। अगर ये वाला म्यू घटता है, यानी दैट इज रिड्यूस्ड मास घटता है, तो वेव नंबर इंक्रीज करती है। देखिए इनवर्स रिलेशन, यानी कि यहाँ रिड्यूस्ड मास कम है, यहाँ रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, बस थोड़ा सा, तो यहाँ तो कम दिखा, लेकिन यहाँ आइसोटोप का इफेक्ट हमें कम दिखा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आइसोटोप का इफेक्ट कुछ ज्यादा ही दिखेगा। देखिए अब आप एग्जाम में ये भी कर सकते हैं, आप वो तो एग्जामिनर को बस पता होना चाहिए कि आपने पेज भरा है, और नहीं तो भाई नेट के लिए तुम बस आपकी वेव नंबर का फार्मूला पता होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू रख करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। या तो वेव नंबर पूछ दे, या तो इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दे, तो बॉन्ड लेंथ कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हमने वाइब्रेशनल में भी पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट का भी पूछ देता है, कैलकुलेशन ऑफ उसमें भी पूछ देता है बॉन्ड लेंथ, तो वहां भी किया जाता है। और यहाँ रोटेशनल में पूछने के लिए वनडे एग्जाम्स में या नेट में या गेट में, ये हम लोगों के लिए बस यही पूछा जाएगा। इस पॉइंट को नोट करना है। और तो कांस्टेंट की वैल्यू जनरल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब याद है। एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है 6.626 10⁻34,
एंड सो ऑन होता है। अब हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को लेकर देख सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको भी लगेगा कि हाँ है कुछ। देखिए एक बार, इसके लिए रिड्यूस्ड मास, हमने कहा कि इसके लिए म्यू की वैल्यू 12 से डिनोट करना है। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है आप 16 जानते हैं, तो 16 × 12 516 + 12, यहाँ भी म्यू हम 13 दिखाएंगे। ये नोटेशन है, इसको ये मत समझिएगा कि इसकी वैल्यू ये होती है, कुछ नहीं होता है, बस नोटेशन है। तो कहीं कहीं तो इसको म्यू डैश कर देता है, म्यू डैश करता है, किताबों में नोट कर देगा कि म्यू डैश है, ये म्यू है। तो म्यू क्या है, कुछ नहीं यार, म्यू नथिंग बट इट इज अ रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास आप नोटेशन दे रहे हैं ना, ये मत समझिए कि 13 ये सब क्या आ गया, कुछ नहीं है। ये हो गया, यानी कि देखिए इसका मास नंबर न्यूमरेटर को देखिए, डिनोमिनेटर भी देखिए, डिफरेंस सेम टू सेम आएगा, तो डिफरेंस मेथड से भी निकाल के, यानी कि इसका रिड्यूस्ड मास कम आएगा, इसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा आएगा। तो जैसे सेम टू सेम फिनोमिनन यहाँ भी शो होगी, यानी कि जैसे जैसे हम मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा, या रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा ये वेव नंबर सेपरेशन घटेगी। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम कभी भी अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ओवरऑल देखें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को देखते वक्त ये लगे कि हमें इस सेपरेशन दिखती है, इसी से हम स्पेक्ट्रा को स्टडी कर पाते हैं। और जनरली हम इतना वो हो जाता है कि इसको लैम्डा के टर्म में न देख करके वेव नंबर के टर्म में देखते हैं। कभी भी स्पेक्ट्रा वेव नंबर के टर्म में कैलकुलेट करना आसान होता है रादर देन दैट ऑफ द वेव नंबर। तो आप इसको प्रीवियस लेक्चर्स में क्लासेस में पढ़ रखा होगा, और यही हमारा ओवरऑल रहा आइसोटोपिक इफेक्ट। अब इसका जनरल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें और नहीं तो रिवीजन करें। दैट्स ऑल।